अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। मिडल ईस्ट की सिचुएशन जो है वो अबतर होती चली जा रही है और जो इतवार का दिन था वो डेडलीस्ट डे था सो फार। और इसराइल की हठधर्मी का ये आलम है कि वो अभी भी ये कह रहे हैं कि दिस कैंपेन विल गो ऑन एज नेसेसरी। मतलब ये कोई अंदाजा उनको है नहीं कि दुनिया क्या सोच रही है, इंटरनेशनल लॉ क्या कह रहा है, इंटरनेशनल नॉर्म्स क्या हैं। ये एक ऐसा मुल्क है कि जो एक इललेजिटिमेट चाइल्ड है और उसको किसी चीज की कोई परवाह नहीं है और उसको वो आजादी दे दी गई है कि वो विद इम्प्यूनिटी जो चाहे वो करता फिरे। यानी ये एक बदमाशी की एक जो इंतहाई गंदी शक्ल और भयानक शक्ल हो सकती है, इस वक्त वो हम देख रहे हैं। और खास तौर पे फलस्तीनियों के ऊपर जिस तरीके से देखें ना, निहत्थे लोगों के ऊपर चढ़ दौड़े हैं। या एक इंसानी जो एक दिमाग है वो भी अगर किसी घटिया तरीन सतह पे भी जा सकता है ना, तो ये उससे भी नीचे चला गया। किसी इंसान को सोचते हुए भी शर्म आती है कि वो किसी निहत्थे आदमी के ऊपर चढ़ दो। लेकिन हम देख रहे हैं कि वो कर रहे हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। यूएन चुप है, छोटी छोटी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। ओआईसी को तो जाहिर है कि सांप सूंघा हुआ है और बाकी कोई भी इदारा जो है वो प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ लिप सर्विस, होंठ सेवा और कुछ नहीं। तो इसका जरा तजिया करते हैं कि ये मामला जो है वो किस तरफ जा रहे हैं। क्या इनकी हम कोई मनतकी अंजाम तक पहुंचता हुआ इनको देखेंगे, कोई इनको रोकेगा इसराइलियों को या नहीं रोकेगा। इन तमाम उम्र का तजिया करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब, लंदन से, लंदन पोस्ट के रोगे रवा। डॉक्टर शाहिद, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम और आपके तमाम देखने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी थैंक मच यू डॉक्टर फॉर शाहिद। आस्किंग। हाँ हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये क्या हो क्या रहा है ये डॉक्टर शाहिद? आप तो यूके में बैठे हैं और यूके तो आपको पता है सबसे बड़ा इनका वो है, बैक करने वालों में से है। तो इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्यों हम नहीं देख रहे हैं कि कोई सीज फायर की बात नहीं कर रहा, कोई उनको रोकने की बात नहीं कर रहा? हो क्या रहा है जी? देखिए, मैं थोड़ा सा आपके जो देखने वाले हैं उनको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव एक देना चाहूँगा। जो यहाँ की जो पढ़े लिखे और समझदार जो यहूदी हैं उनसे जब हमारी बात हुई, मैं काज़ाकिस्तान में था पिछले साल, तो वहाँ पे इलेक्शंस कवर करने के दौरान मेरी बुखारा के कुछ यहूदियों से और लंदन से और न्यूयॉर्क से जो यहूदी आए, तो मैंने उनके सामने एक सवाल रखा। और वो सवाल ये था कि जब वर्ल्ड वॉर टू के बाद जब न्यूरमबर्ग वॉर क्राइम ट्रिब्यूनल बना नाजियों के खिलाफ, तो उसमें कितने नाजियों को सजा हुई? तो उनमें से किसी को भी नहीं पता। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा सिर्फ 26 लोगों को सजा हुई थी। 26 पीपल वर कन्विक्टेड इन न्यूरमबर्ग ट्रायल। तो कहने लगे मिस्टर कुरैशी, व्हाट इज इट मीन टू यू? मैंने कहा व्हाट इज मीन टू मी इज कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ा हाथ हुआ है। और वो हाथ ये हुआ है कि तुम्हें उन्होंने एक ऐसा इलाका दे दिया, इट इज लाइक ए हॉट पोटैटो इन योर हैंड्स। जब आपके हाथ में गरम गरम कोई चीज दे दी जाए ना, तो आप बार बार उसको उछालते हैं। अगर यूरोप ने होलोकॉस्ट के गिल्ट में आके तुम्हें कोई जगह देनी होती, तो वो कोई जर्मनी का कोई प्रोविंस दे देते, कोई पोलैंड का तुम्हें प्रोविंस दे देते। लेकिन तुम्हें उन्होंने गलत सबक पढ़ाया जाइनिज्म ने, कि तुम्हें होली लैंड में तुम्हें जाना चाहिए, जहाँ पे तुम 3500 साल पहले रहते थे, तो तुम उधर फिर जा रहे हो। और जाइनिज्म जो है वो यहूदी जूस का सबसे बड़ा दुश्मन है। यानी आजकल के जो लेटेस्ट स्कॉलर्स हैं वो इस बात को मानते हैं कि ये हाँ। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अब हुआ ये कि हमने ये खबर शाया भी की थी कि सीआईए ने तकरीबन 20,000 के करीब ऐसे नाज़ीज थे जिनको उन्होंने पनाह दी अमेरिका के अंदर, और फिर उनको उन्होंने कोल्ड वार के दौरान इस्तेमाल किया अगेंस्ट द रशियंस, अगेंस्ट द सोवियत ब्लॉक जो सारा बना हुआ था, उसके खिलाफ उन्होंने उनको इस्तेमाल और किया। सब है। तो इस वक्त अमेरिका की जो, बल्कि उस वक्त भी जो अमेरिका का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसको सारे जर्मन नाज़ीज साइंटिस्ट ने उसको एस्टेब्लिश किया, सारा उन्होंने बनाया सारा। इस वजह से अमेरिका की जो डीप स्टेट के जो थिंकर्स हैं वो ये समझते हैं कि अगर हमारा कोई सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है तो वो इसराइल है। यानी अमेरिका का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है तो वो इसराइल होगा। और हमने 2016 में एक खबर दी थी, वो मैंने आपको उसका लिंक भी भेजा, कि सीआईए की असेसमेंट थी कि पिछले अगले 20 साल के अंदर इसराइल खत्म हो जाए। अब उसकी जो एविडेंस हमें अब नजर आ रही है वो ये है कि 4 गवर्नमेंट्स जो है ना, पिछले 2 साल में इसराइल में 4 इलेक्शंस हो चुके हैं और वो गवर्नमेंट बनाने के काबिल ही नहीं रहे। और अभी जो पिछले 10 दिन में जो कुछ हुआ, पिछले मंडे से लेके अब तक, उसमें जो बाइडेन ने और ये जो उनके जो डीप स्टेट के जो लोग हैं उन्होंने
ये हमारा एक ओपिनियन है, हमारा एक एनालिसिस है। उसमें उन्होंने ये किया कि उन्होंने उन्होंने पहले गो अहेड दिया कि चले जाओ, लेकिन उनको ये तवक्को नहीं थी कि हमास के पास इतने ज्यादा रॉकेट हैं कि वो तल अवीव के एयरपोर्ट तक पहुंच जाएंगे। इस वक्त तमाम इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हैं। इस वक्त वो लोग अपने शेल्टर्स में छुपे हुए हैं। यानी उनके मिनिस्टर भी टीवी पे आके जब इंटरव्यू देता है तो वो ये आके कहता है कि आई वाज स्लीपिंग विद माय डॉटर इन द शेल्टर, यू डोंट नो हाउ इट इज लाइक। और जो 150 से ज्यादा लोग जो जख्मी हुए हैं, उनमें से वो जख्मी इस वजह से हुए हैं कि वो भाग के शेल्टर्स में जा रहे थे। तो जो तो वो 10 गिर 12 गया। 20 लोग बॉम्बिंग से जो गए, वो उसके अलावा मैं बता रहा हूँ। तो अमेरिका ने या बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इजरायलीज को ये बताया कि तुम्हारी असल औकात ये है कि अगर हम तुम्हारी मदद ना करें। आज उन्होंने $700 मिलियन से ज्यादा का असला देने का वादा किया है उनको, लेकिन पिछले 10 दिन में अमेरिका ने उसको मुकम्मल ऑब्जर्व किया और उन्होंने कहा, ये साबित किया अपने डोनर्स को, क्योंकि उनके डोनर्स उनको बार बार फोन कर रहे थे, जिन्होंने लॉबिस्ट, यहूदी लॉबिस्ट ने जिनको बाइडेन को सपोर्ट किया, वो बार बार उसको बोल के तुम रुकवाओ इसको, ये मदद करो, ये वो सारा। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उसको 10-12 दिन तक होने दिया। अब ये सिचुएशन है कि अब वो उसको रोक नहीं सकते। अब इसकी अगर रुकावट होगी तो ये जो ग्रुप्स वहां पे लड़ रहे हैं, हमास है या पीआईजे है या जो भी ग्रुप्स हैं, या इस वक्त मेन जो इसराइल मेन लैंड है जहाँ पे अरब पैलेस्टीनियंस रहते हैं, वहां पे भी अब जो है ना वो सिविल वॉर की कैफियत जो है वो शुरू हो गई हुई। अब ऐसी सूरत के अंदर ये जो पिछले, यानी अब अगर इसको आम पंजाबी जुबान में आपको समझाऊं तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मोहल्ले का चौधरी किसी बंदे को पकड़वा दे थाने में और थानेदार को कहे कि इसको 5 छितर मारो तो मैं कल को छुड़ाने के लिए आ जाऊंगा इसको। हाँ दिस इज हाँ, एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद दिस, कि सही बात। उन्होंने उसको कहा कि ठीक है तुम कर लो। अब जब वो रॉकेट मार रहे हैं, वो रॉकेट उनकी बेसिस पे गिर रहे हैं, लेकिन आपने नोट किया होगा कि हाइफा की जो पोर्ट है उस पे अभी तक कोई रॉकेट नहीं गिरा। उसकी वजह यह है कि वहां पे चाइना की बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, वहां पे अभी तक कोई रॉकेट नहीं गिरा। लेकिन बाकी जगहों पे जो एयरपोर्ट्स हैं, ये सब चीजें ब्रिटिश एयरवेज ने बंद कर दी अपनी सारी फ्लाइट्स। अब जो वहां के अंदर के जो लोग हैं, वो इस चीज को समझते हैं कि नेतन्याहू ने अपनी करप्शन बचाने के लिए, फेलियर ऑफ हिज गवर्नमेंट, वो तो गवर्नमेंट नहीं बना सका था, प्रेसिडेंट ने दूसरी साइड को गवर्नमेंट बनाने की ऑफर की थी। अब सवाल ये होता है, जो बहुत सारे लोग मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान को फौज भेज देनी चाहिए और पाकिस्तान को ये, तो मेरा उनके लिए पैगाम है कि जो फलस्तीन के जो मिलिट्री कैडेट्स हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में। सब होती है। उनको सब कुछ वो पढ़ाया जाता है जो पाकिस्तान के फौजी अफसरों को पढ़ाया जाता है। उनके लिए अलग क्लास नहीं होती। उनके कैडेट्स हमारी नेवी में भी ट्रेनिंग करते हैं, हमारी एयरफोर्स में भी आते हैं, हमारी आर्मी में भी, यानी वो तमाम शोबों में उनके जो कैडेट्स हैं। इसी तरह जॉर्डन है, इसी तरह सीरिया है, इसी तरह इजिप्ट है। इन तमाम लोगों से हमारे पिछले 6 महीने के अंदर हमारे एयर चीफ ने जॉर्डन का दौरा किया। हमारी नेवी की जो जहाज था वो अकबा जो पोर्ट है जॉर्डन की, वहां पे वो गए। इजिप्ट के साथ उनका मुआहदा हुआ, एयरफोर्स के साथ मुआहदा हुआ। तो ये हमारी वहां पे, और सीरिया में हमने जहाज भेजा है इमदाद के लिए। 5,000 पाकिस्तानी जो है फाइटर्स अल जैनबून ब्रिगेड के वहां पे इस वक्त शाम में मौजूद हैं। गो के वो ईरानियन प्रॉक्सी के तौर पे वहां पे गए हुए, लेकिन है तो वो पाकिस्तानी। इसी तरह 5-6 हजार के करीब लोग अफगानिस्तान से भी गए हुए हैं, जो कि शिया कम्युनिटी से है, वो हमारे भाई हैं। उससे इस वक्त उस खत्ते में शिया सुन्नी का कोई मामला नहीं है। हिजबुल्लाह हाँ और ये हमास आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। ईरान जो है वो ऑलरेडी वहां पे मौजूद है उस सिचुएशन के अंदर। तो पाकिस्तान ने पिछले 40 साल के अंदर, मैं मतलब कोई हेजिटेशन नहीं हो, पाकिस्तान की जो फौज है या पाकिस्तान के जो लोग हैं, तो जाहिर है चंद एक लोग ही होते हैं ना, गैरतों की भी कमी नहीं होती, लेकिन बहरहाल जो गैरतमंद लोग थे, उन्होंने 2 अंपायर्स को शिकस्त दी वहां पे, सोवियत यूनियन को दी। और ये जो दूसरा अब जा रहा है, अगर आप अमेरिकन एनालिस्टों से पूछें
कि तुम्हें अफगानिस्तान में क्यों शिकस्त हुई, तो वो सिर्फ एक नाम लेते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान। अगर हाँ, पाकिस्तान ना हो वहां पे तो हम अफगानिस्तान में हमें हमारे साथ ये जो कुत्ते वाली हुई है ये नहीं होनी। सही बात, तो यही सही जो बात। पॉलिसी है, इसी चीज को सामने रखते हुए अमेरिका अपनी प्रॉक्सी के थ्रू पाकिस्तान में हमले करवाता रहा, टीटीपी के थ्रू हमले करवाता रहा। अमेरिका अपनी प्रॉक्सी पीकेके वाईपीजी के तहत तुर्की पे हमले करवा रहा है, शाम पे हमले करवा रहा है, ब्लैक वाटर उसने भेजी शाम के इराक के अंदर। तो इस तरह झंडा पकड़ के तो कोई भी नहीं जाएगा बेवकूफ बनने के लिए। दुनिया में जिस तरीके से खेल खेला जा रहा है, आपको तो भी आप उसी बेसिकली ये खेल सजेस्ट कर को रहे हैं सीखना कि चाहिए। तो आप बेसिकली ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जो लोग वहां पे गए हुए हैं उनको डाइवर्ट कर दिया जाए दूसरी तरफ, और जाके तो वो अपना दूसरा कोई ऑपरेशन वगैरह शुरू करें। नहीं, मैं तो कुछ नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि ये लोग ऑलरेडी वहां पे मौजूद है, यानी इनकी जो प्रेजेंस है शाम में, ये ऑलरेडी मौजूद है। ये लोग, ये जो इस वक्त मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, जो ये इतने हजार जैनबून लोग के जो वहां पे, जैनबून जो ब्रिगेड है उसके जो लोग हैं। जैनबून है और वो जो दूसरा अफगानिस्तान वालों का जो ग्रुप है वो भी वहां पे मौजूद है। अभी तो अफगान तालिबान ने सपोर्ट का ऐलान नहीं किया, इसी वजह से अमेरिका बार बार उनसे जब मुआहदा लिखवाता है तो वो उनसे कहता है कि जब ये मुआहदा हो जाएगा तो तुम किसी दूसरे मुल्क में नहीं जाओगे। उसकी असल वजह ये है, वो ये समझते हैं। हाँ, अब हाँ, मैं ये बड़ी अदब से ये कहना चाहूंगा तमाम लोगों से कि अफगान तालिबान ने आज तक कभी किसी मुआशी के सामने जुलूस नहीं निकाला, उन्होंने कभी मुजाहरा नहीं किया किसी के सामने। उन्होंने ये काम कहा कि हम मिनरल वाटर नहीं चाहिए, हम लड़ेंगे, और जब तक हमारे पे दम है हम लड़ेंगे। तो हाँ। जो हिकमत का तकाजा है वो ये है कि हम अपनी हिकमत अमली से, यानी इंडिया के साथ जो कुत्ते वाली हुई है कि इसराइल ने उसको अपनी फ्रेंड्स लिस्ट से ही निकाल दिया है, क्योंकि इसराइल ने कुछ इतलात के मुताबिक ये कहा इंडिया को कि तू पाकिस्तान पे हमला कर दे, लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया। तो जो लिस्ट उन्होंने अपने दोस्तों की शाया की नेतन्याहू ने, उसमें इंडिया नहीं है, इंडिया को निकाल उसमें दिया। इंडिया का फ्लैग शामिल नहीं है। तो बात करने का मकसद ये है कि जो अक्लमंद लोग पाकिस्तान में बैठे देख रहे हैं, जब उन्होंने 67 में और 73 में एयरफोर्स के पायलट भेजे थे जिन्होंने 10 इसराइली जहाज गिराए हैं, और वो लुट्स का जो यूनिफॉर्म है वो भी एयरफोर्स म्यूजियम में पड़ा है, तो वो बेवकूफ लोग नहीं है। पाकिस्तान के पास ऑलरेडी जनरल जिया शहीद के जमाने में जो प्रोग्राम उनके पास ऑलरेडी प्लान मौजूद था कि अगर इसराइली हमारे पे हमला करने आएंगे तो हमने क्या, उन्होंने 3 टीमें तश्कील दी। तो एक टीम उन्होंने एयरफोर्स की भेज दी जो बाबा न्यूक्लियर प्लांट था उसको, दूसरी टीम उन्होंने तैयार की थी डमोना को तबाह करने के लिए, वो सुसाइड मिशन था। उसमें पर्चियां डाली गई थी पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स ने, पर्चियां डाल के उसमें सिलेक्ट हुए थे कि कौन जाएगा वहां पे डमोना। और तीसरी टीम को उन्होंने कहा था कि तुमने ये जो आ रहे हैं इसको तुमने जो है वो हैंडल करना है। तो ऐसा नहीं है कि हम इतने 20-25 साल से हम, और अभी जो 19 ये जो 27 फरवरी हुआ, इजरायली कमांडर्स बैठे हुए थे इंडिया की कमांड सेंटर्स में, और वो देख रहे थे कि जब उनके जहाज आ रहे थे और पाकिस्तान ने कैसा जवाब दिया। तो उनको मुकम्मल तौर पे ये इदराक है, लेकिन हमें भी एक अच्छी हिकमत अमली से काम लेना है। ठीक और बात। अच्छी हिकमत अच्छा, अमली ये है। अच्छी जी, है। हाँ, जरा इसको एक्सप्लेन कर दें कि वो जो 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 हमारी हिकमत अमली होनी चाहिए उसके एक दो तीन फीचर्स क्या होने चाहिए। देखिए अच्छी हिकमत अमली ये है कि जो लोग वहां पे हैं हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, डिप्लोमेटिक सपोर्ट करनी चाहिए। जो वहां पे रेफ्यूजीज हैं, जो और लोग हैं, उनको इमदाद भेजनी चाहिए ताकि उनके स्कूल्स में अगर बन रहे हैं तो उनको करना चाहिए। मैं आपके, बात लंबी ना हो, शाम के अंदर मैं जब गया वहां पे तो जो पाकिस्तानी स्कूल था, दैट वाज द बेस्ट स्कूल। और वहां अच्छा, पे तमाम इलीट और तमाम डिप्लोमेट्स के बच्चे, दमिश्क का जो पाकिस्तानी स्कूल था वो वहां पढ़ते थे। तो जो असलम रईसानी साहब जो वज़ीर आला थे पाकिस्तान के, उनके भाई वहां पे एम्बेसडर थे, उन्होंने मुझे फोन किया, मैं उनके घर, उन्होंने घर बुलाया मुझे, तो वहां पे घर पे बैठ के उनसे बात हुई क्योंकि वो लेबनान में सफीर थे। और पाकिस्तान, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने शाम को कैटेगरी 2 कंट्री में रखा हुआ था, यानी जिस जगह पे इंडिया को जैसे ट्रीट करते हैं ऐसे शाम को ट्रीट करते हैं। तो मेरी जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से बात हुई, शाम के उनके घर पे डिनर था, तो वहां पे जब इनसे बात हुई तो उन्होंने कहा जी हम, और पिछले को 25 साल से किसी पाकिस्तानी लीडर ने शाम को दौरा ही नहीं किया हुआ। तो मेरी इस 2009 की जो ये, मैं गया हुआ था मीडिया डेलीगेशन के साथ, उसके बाद पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जरदारी ने 2 दफा शाम को दौरा। तो हमें अपने जो उस इलाके के अंदर अपनी जो प्रेजेंस है
ईरान के उसको इस वक्त सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि ये जंग इसराइल के अंदर फैल जाए, ताकि वो जो उन्होंने उसके एटॉमिक प्रोग्राम पे हमला करने का प्रोग्राम है उसकी सजा दी जाए उसको। मसला ये है डॉक्टर शाहिद कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, हमारी फॉरेन पॉलिसी को पता नहीं कौन चला रहा है, और जो हमारी फॉरेन ऑफिस की जो टीम है वो पता नहीं क्या कर रही है, उनकी क्या प्रायोरिटीज हैं। बात करो, अगर प्राइम मिनिस्टर बात कर दे तो वो जनाब गैंग अप हो जाते हैं, कहते हैं जी कि हमारे से बात क्यों की है, और फिर ये कहते हैं जी कि मतलब आपने उसको टेलीवाइज क्यों कर दिया है, यानी ब्लैकमेल करनी शुरू कर देते हैं। तो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जाके मिडिल ईस्ट की सिचुएशन नहीं, में ये पाकिस्तान की फॉरेन ये पॉलिसी का ये उनके करने वाला काम नहीं है। ये जो मैंने आपसे बातें बताई, ये फॉरेन ऑफिस तो नहीं, जिस फॉरेन ऑफिस के अफसर की जेब में कनेडियन या ब्रिटिश या न्यूजीलैंड का पासपोर्ट होगा, वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट की कैसे बात करेगा। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन लोगों ने पिछले 40-45 साल में अमेरिकनों को भी देखा है, जिन्होंने रशियंस को भी देखा है, और जिन्होंने ये कहा था इंडिया को कि हम तुम्हें वी विल सरप्राइज यू, एंड दे डिड। इंडियन सारी रात इंतजार करते रहे, उन्होंने दिन के 9 बजे जाके हमला कि भाई हम 9 बजे, हम बड़े टाइम पे पहुंचते हैं, ऑफिस इज ओपन एट 9 o'clock, विल स्टार्ट एट 9। तो मतलब कहने का ये है कि जब आप एक बदमाशी वो चीज होती है कि जब आप किसी चीज को कहें तो उसको करके दिखाएं। अब इस चीज में जो, जैसे मैंने आपसे गुजारिश की कि वहां पे उनको पैसे की जरूरत है, हम गरीब मुल्क है पाकिस्तान, लेकिन फिर भी जितनी हो सकती है हमारे से इमदाद। लोगों से कहें ना, वो जो लोग दमिश्क इकट्ठा का करके जो दें उनको, डोनेशंस लें दमिश्क का लोगों जो से। स्कूल है दमिश्क का जो स्कूल है उसको दोबारा रीएक्टिवेट किया जाए, अगर वो नहीं कर रहा काम, ताकि उनके जो बच्चे हैं, जो डिप्लोमेट्स, यानी वो फ्यूचर प्लानिंग के तौर पे हमारे लिए बहुत अच्छी जगह साबित हो ठीक है। सकती है। मेरे बहुत सारे अच्छा, अब जरा थोड़ी सी एक और चीज मुझे बताएं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट, हमने देखा कि पिछले कई महीनों से ये जो नॉर्मलाइजेशन का सिलसिला चल रहा था इसराइल के साथ, जनाब हम देख रहे थे यूएई, बहरीन वगैरह, ये सारे के सारे विकटें गिरती जा रही थी। अब जो सूरत हाल बन रही है इसमें ये जो मुल्क हैं यूएई वगैरह, इनकी अब क्या सिचुएशन बनेगी, क्योंकि जाहिर है अरब स्ट्रीट जो है वो वंस अगेन कुछ और कह रही है, अरब रूलर्स जो है वो कुछ और कह रहे हैं। और खासतौर पे डॉक्टर साहब ये भी बताएं कि ये जो इन ममालिक में, खासतौर पे यूएई वगैरह में जो पाकिस्तानियों ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, उनका क्या बनेगा? देखिए जी, अगर तो उनकी इन्वेस्टमेंट है तो मेरा तो मशवरा उनको ये है कि वो फौरी तौर पे अपनी प्रॉपर्टियां बेच के तो पाकिस्तान अपना पैसा ले आए। ये क्यों? बुर्जुल खलीफा शलीफा जो है ना, ये उड़ जाएगा, और ये बिल्कुल बैरूत वाला ये हाल होगा वहां पे। ये ये आप मैं डरा रही हैं उनको, ये वाकई ये कोई इसमें नहीं, हकीकत मैं नजर आती बता है? रहा हूँ सर, मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि क्योंकि जहाँ पे अगर जंग हुई उस एरिया में, अमेरिका ने हमला किया ईरान पे या किसी और उस पे, तो वो जवाबी हमला किधर करें? जिधर जो मुजरिम छुपा होगा उधर ही करेंगे ना। तो अगर उन्होंने 2 रॉकेट मार दिए बिल्डिंगों पे उधर, तो क्या होगा? मतलब इसराइल ने तो मीडिया बिल्डिंग को कह के उड़ाया ना कि ये लेजिटिमेट टारगेट था। हाँ, तो दस उनके दस लिए मिनट भी के अंदर अंदर जब आप दस मिनट का जब दस आप मिनट का नोटिस जब दिया है आप डॉक्टर साहब, 10 मिनट का जब आप नोटिस दिया। अगर दुश्मनों को बुर्जुल पनाह खलीफा के देंगे, ऊपर, जब एक सेकंड, अगर बुर्जुल खलीफा के ऊपर अगर आधे घंटे का भी नोटिस दें कि अविक्ट कर दें और वरना मारने लगे हैं, फिर क्या हो? फिर वही होगा जो होना चाहिए, जो वो उनके साथ हुआ है, वो उस जगह के साथ हुआ। देखें, जब आपका दुश्मन बहुत दूर होता है तो फिर आपका उस दुश्मन का जो दोस्त होता है नजदीक, आप उसके साथ सवाल जवाब करते हैं। नॉर्थ कोरिया और जापान का यही मामला है कि जब वो थोड़े से प्रेशर बढ़ाते हैं, तो वो जापान चूंकि अमेरिका का दोस्त है, उसकी प्रोटेक्शन भी उसके बाद है, तो नॉर्थ कोरिया कहता है कि मैं, तू तो ठीक दूर है लेकिन जापान तो मुझे नजदीक ही पड़ता है ना। हाँ, इसी तरह हाँ, इंडिया पाकिस्तान का नजदीक है, अमेरिका का दोस्त है, लेकिन इंडियन एस्टेब्लिशमेंट थोड़ी सी अक्लमंदी दिखाई कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ कोई महाज नहीं खोला, क्योंकि अगर वो महाज खोलते तो चीन ने वाकई उनकी बैंड बजा देनी थी। और जो उनकी इस वक्त जो कुछ हो रहा है उनके साथ, इंडिया के मोदी के साथ जो है हो रहा है, यानी वो तमाम एलिमेंट्स जो नेतन्याहू के साथ मिलते थे, जप्पियां डालते थे, ये हगी मैन जो था मोदी, इसकी बहुत वहां पे कुत्ता कुत्ता हो रही है, मतलब काम जुबान में अगर हम हाँ, करें बात। हाँ। तो जो मेरी जो गुजारिश है वो ये है कि री एस्टेब्लिश करना चाहिए उन एरियाज के अंदर अपने तो मामलात को, और उन जो ये जो डॉक्टर साहब जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इसराइल ने इंडिया को कहा था कि इन दिनों के दौरान पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दो, तो इंडिया ने नहीं किया, ये कहां तक दुरुस्त है? देखें जी, इसमें जो इसी वजह से जो उन्होंने अपनी जो फ्रेंड्स लिस्ट कल शाया की
नेतन्याहू ने कि इन मुल्कों का शुक्रिया अदा किया कि इन्होंने हमें सपोर्ट किया, लेकिन उन्होंने उसमें इंडियन फ्लैग नहीं दिया। वो उसमें ट्विटर पे वो फिर रही है, ट्वीट मैंने भी पढ़ी है, उन्होंने उसको कहा कि हम तुम गोबर खाने वाली कौम और पेशाब, गाय का पेशाब पीने वाली कौम, हम तुम्हें नहीं मानते, और हम यानी बेसिकली दे जस्ट टोल्ड देम टू बी स्टे अवे फ्रॉम अस। तो अच्छा। मकसद कहने का ये है कि हमें बजाय, वो तो कर रहे हैं जो कर रहे हैं, लेकिन रशियन फैक्टर जो है, चाइनीज फैक्टर जो है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाइना ने बड़ा कैटेगोरिकली ये कह दिया कि हम इस चीजों को नहीं मानते। रशिया ने भी, रशिया जो कि प्रेसिडेंट है यूएनएससी का एट द मोमेंट, हाँ, उन्होंने भी कल ये कहा है। तो इस वक्त सिचुएशन, और इस वक्त एक और बात है कि 1.2 मिलियन के करीब रशियन जूस है फलस्तीन, वो इसराइल के अंदर इसराइल। रहते हैं, और उनका एक टीवी चैनल है, उनके एक प्रोड्यूसर से मेरी मुलाकात हुई यहाँ काजाकिस्तान के अंदर, जो रशियन जुबान के अंदर उनका जो टीवी चैनल चलता है। तो उनका रशिया का उससे बड़ा क्लोज लिंक है, और रशिया ने कैटेगोरिकली कह दिया कि हम तुम्हें ये जो बैतुल मुकद्दस वगैरह का जो तुमने कब्जा करने का प्रोग्राम है, ये हम नहीं होने देंगे। तो अगर प्रॉक्सी ठीक। शुरू हो गई वहां से, गोलान से, जो कि सीरिया के साथ लगता है, तो फिर ये इनके लिए, और लबनान से हिजबुल्लाह ने अगर एंटर हो गया तो इसके लिए, और इस वक्त उनके जो हैकर्स हैं हिजबुल्लाह के, कंप्यूटर हैकर्स जो हैं, वो बड़े एडवांस हैं। वो जो मिसाइल वो इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी वजह से अमेरिका ने हाँ, इमरजेंसी तौर पे लेटेस्ट उनको वेपन दे रहे हैं, क्योंकि जो ये जो लौंडे का लफ्ज में इस वजह से इस्तेमाल कर रहे हैं, इसराइल वाले जो 18-19 साल के बंदे को वो गन दे के भेज देते हैं, और वो फौजी भेज किस देंगे। तरीके से फलस्तीनियों के साथ सलूक करते हैं। अगर इनको शुक्र अदा करना चाहिए कि इनका बॉर्डर कोई अफगानिस्तान या पाकिस्तान वगैरह के साथ नहीं मिलता, हाँ, नहीं तो सही बात। मतलब जो ये हरकतें करते हैं। और मैं एक चीज बताऊं आपको कि 2006 में जब हिजबुल्लाह के साथ जंग हुई, तो उस जंग में जो लोग चैटर सुन रहे थे, यानी इन इजरायली सोल्जर्स की जो गुफ्तगू हो रही थी, उसको जो लोग सुन रहे थे बाहर बैठ के, वो रो रहे थे अपने चैटर्स पे कि हमें किस मुसीबत में डाल के लाते हैं, क्योंकि 150, 110, 120 के करीब इजरायली सोल्जर्स पड़े थे, जबकि उन्होंने सिविलियन एरियाज पे, जैसे इजरायली करते हैं, उन्होंने सिविलियन बिल्डिंग्स पर वो बमबारी की, सड़कें तबाह कर दी, जो उनका काम है। हाँ। तो मैदान अच्छा, में अच्छा। लड़ने के लिए, डॉक्टर साहब, अब फाइनली फाइनली जरा मुझे बताएं कि ये जो पूरी सिचुएशन है, इसमें अमेरिका की जो पॉलिसी है वो आपको क्या नजर आ रही है? अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है बाइडेन साहब, उनके बारे में आपको पता ही है, 124 जनरल्स जो हैं, एडमिरल्स वगैरह, उन्होंने इकट्ठे होकर एक लेटर लिख दिया कि जी इसकी जो मेंटल कैपेसिटी है वो जरा चेक की जाए। वो तो उनको तो यकीन नहीं आ रहा कि ये मेंटली फिट भी है टू बी अ प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो क्या जिस यानी एक आदमी जो ऑक्टोजेनेरियन है और उसको आपने प्रेसिडेंट बना के बिठा दिया उधर, यानी आप नॉर्मली देखते हैं कि 60 इयर्स की एज में अब लोग सर्विस से रिटायर हो जाते हैं, और एक प्रेसिडेंट आप बना रहे हैं 80 इयर्स का, तो उसकी मेंटल एक्विटी और मेंटल कैपेसिटी जो है उसके ऊपर शक नहीं पड़ेगा सब लोगों को दुनिया में? देखे जी, उसकी जो जाहिर है, उसकी एक एज फैक्टर तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और उन्होंने ऐसा बंदा लाके बिठाया वहां पे जो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है। मतलब कॉम्प्रोमाइज का मतलब ये है कि कैपेसिटी का इश्यू है उसका, कि जो उसकी डिसीजन मेकिंग है। लेकिन जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट जो इसको चला रही है, जो अक्लमंद यहूदी हैं, जो जिनकी वीडियोस भी देखते हैं यहाँ पे, मेरे घर के करीब यहाँ पे लोग रहते हैं, वो झंडा जलाते हैं इजराइल का। वो ये समझते हैं कि ये नाटसी प्लॉट है, ये नाजियों का एक मंसूबा है यहूदियों को बदनाम करने का, यहूदियों को, जुडाइज्म को बदनाम करने का, जो कुछ हाँ, हाँ, इसराइल में हो रहा है उससे हमारी यहूदियों की बदनामी हो रही है। मुसलमानों ने स्पेन से में बचाया, जब इजाबेला ने यहूदियों को निकाला। मुसलमानों ने मोरक्को में हिटलर से बचाया, मोरक्कन किंग ने। हाँ, तो हमारी हिस्ट्री जो है, हम तो एंटी सेमेटिक, हमारी कोई हिस्ट्री नहीं है मुसलमानों की। लेकिन ये जो अमेरिकन, कैनेडियन, ब्रिटिश, ये जो सब मलगूबा एक यूरोपियन जूस का जो अलायंस इकट्ठा हुआ है इसराइल के अंदर, ये जो जुल्म सितम कर रहे हैं, उससे उनका जो नैरेटिव है वो सब झूठा साबित हो रहा है। यानी पूरी दुनिया में जो प्रोटेस्ट हो रही है, वो जो हॉलोकॉस्ट का वो सिंपैथी फैक्टर लेके आते हैं, तो वो सब खत्म हो गया। यानी उससे जो वो, यानी दुबई के अंदर जो उन्होंने सबसे बड़े ब्रॉथल्स और प्रोस्टिट्यूशन और ये सारी सेंट्रल एशिया से, रशिया से औरतें, और यूक्रेन, इन सब तमाम की औरतें लाके उन्होंने मिडिल ईस्ट में, और खसूसन यूएई के अंदर जो उन्होंने इमोरल एक्टिविटीज शुरू की हुई हैं, यही एलिगेशन तो जर्मनी में उनके खिलाफ था। हिटलर के जो लोग थे नाजी, उन पे यही इल्जाम लगाते थे कि इन्होंने हमारी बिल्कुल। सोसाइटी को
इमोरलिटी के अंदर की ये तरफ उसी जा रहे उसी हैं। पैटर्न पे यही चले गए, काम उसी मतलब पैटर्न पे नहीं दोबारा चले गए। और मेरा ख्याल है कि यही यही जो बात है यही इनको अपने एंड की तरफ लेके जाएगी। इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर डॉक्टर शायद वो रिलीजन का भी है, उस पर हम अलग से किसी वक्त बात करेंगे कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के जो ख्यालात हैं वो क्या हैं, क्योंकि ये एक पूरी जो पूरी सिचुएशन है इसको रिलीजियस जो ट्रेडिशन आ रही है वो भी ड्राइव कर रही है कहीं ना कहीं से। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि इसको हम फॉलो करते रहें नाजरीन। और मैंने चंद साल पहले, तकरीबन 15-18 साल पहले एक आर्टिकल लिखा था जिसका उन्वान था कि इसराइल का क़याम तौरात के खिलाफ है। ये मैं किसी वक्त आपके साथ शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि उसमें हमने क्या लिखा था और क्या चीजें प्रूव की थी उसमें, उस पर भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।